चलिए सीधे चलते हैं इतिहास के उस यादगार दिन पर जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने। और ये कहानी हम किसी और से नहीं बल्कि उन्हीं के शब्दों में समझेंगे। अब देखिए, उस दिन की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए पहले हमें उस सिस्टम को जानना होगा जिसे खत्म किया गया था। हम बात कर रहे हैं अपार्थाइड यानी रंगभेद की, एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम की जो लोगों को सिर्फ उनकी नस्ल, उनके रंग के आधार पर बांट देती थी। और इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की कीमत क्या थी? पूरे 30 साल। जी हां, नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में गुजार दिए, सिर्फ इसी एक लड़ाई के लिए। और फिर वो दिन आ ही गया, 10 मई 1994। दशकों के संघर्ष के बाद पूरी दुनिया में ये हेडलाइन गूंज उठी। तो चलिए चलते हैं प्रिटोरिया। वो सुबह बिल्कुल साफ और रोशन थी, और माहौल भी कुछ खास था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जमीन पर पहली बार दुनिया भर के इतने सारे बड़े नेता एक साथ इकट्ठा हुए थे। ये जो सेरेमनी थी वो यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर में हो रही थी। अब ये जगह अपने आप में बहुत खास है, इसका एक सिंबॉलिक मतलब है। सोचिए जरा, यही वो जगह थी जो दशकों तक व्हाइट सुप्रेमेसी यानी श्वेत वर्चस्व का गढ़ मानी जाती थी। और आज वही जगह एक रेनबो नेशन का जश्न मना रही थी। अलग अलग रंगों और देशों के लोग एक साथ मिलकर एक नई नॉन रेशियल सरकार का स्वागत कर रहे थे। क्या कमाल का बदलाव था। अब बात करते हैं उस पल की जब मंडेला ने वहां मौजूद सभी मेहमानों और पूरी दुनिया को संबोधित किया। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की रंगभेद को एक असाधारण मानवीय आपदा कहकर। मतलब वो ये कह रहे थे कि जो इतने सालों तक चला वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, और अब उसी के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी इंसानियत को गर्व हो। तो बात सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्ट्री की नहीं थी। नहीं, ये जीत थी न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की। मतलब ये हम सब की एक साझी जीत थी। और फिर आया वो शक्तिशाली वादा, एक ऐसा प्रण जो उन्होंने अपने देश और पूरी दुनिया से किया कि अब कभी नहीं और कभी नहीं ये खूबसूरत जमीन दोबारा एक इंसान के हाथों दूसरे इंसान का उत्पीड़न देखेगी। जैसा कि मैंने कहा, यह दिन सिर्फ भाषणों का नहीं था। उस दिन हर तरफ इस नई हकीकत के पावरफुल सिंबल्स यानी प्रतीक बिखरे हुए थे। जरा वो नज़ारा सोचिए, आसमान में साउथ अफ्रीकी जेट्स गरज रहे थे, और ये कोई आम एयर शो नहीं था। ये मिलिट्री की नई डेमोक्रेसी के लिए वफादारी का प्रदर्शन था। वही जनरल्स जिन्होंने कुछ साल पहले तक मंडेला को गिरफ्तार किया होता, आज उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। और फिर एक और अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, रिकंसिलिएशन यानी सुलह की भावना का। श्वेत साउथ अफ्रीकन वो राष्ट्रगान गा रहे थे जिससे वो कभी नफरत करते थे, नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका, और अश्वेत साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक का पुराना गान डाई स्टेम गा रहे थे। 2 राष्ट्रगान, एक राष्ट्र। जीत के इस सबसे बड़े दिन मंडेला पर इतिहास का एक गहरा एहसास हावी था। वो उस लंबे मुश्किल सफर को याद कर रहे थे जो उन्हें इस मंजिल तक लेकर आया था। देखिए, ये कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई, जब श्वेत लोगों ने नस्लीय भेदभाव का ये पूरा सिस्टम खड़ा किया। फिर दशकों तक चला दमन का दौर। यह दुनिया के सबसे क्रूर समाजों में से एक था। और फिर उसी सदी के आखिरी दशक में इस सिस्टम को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका गया। मंडेला को लग रहा था कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उन हजारों अफ्रीकी देशभक्तों का जोड़ है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलू जैसे अनगिनत लोग। उन्हें इस बात का दर्द भी था कि वो लोग ये देखने के लिए जिंदा नहीं थे कि उनकी कुर्बानियों ने क्या हासिल किया है। और यहीं पर उन्होंने एक बहुत गहरी बात सोची कि शायद इतने ऊंचे चरित्र के लोगों को बनाने के लिए इतने ही गहरे दमन और उत्पीड़न की जरूरत पड़ती है। मतलब क्रूरता ने अनजाने में ही ऐसे महान नेता पैदा कर दिए। ये जो लंबा संघर्ष था ना, इसने मंडेला की हिम्मत और आज़ादी के मतलब को लेकर जो अपनी समझ थी उसे भी पूरी तरह बदल दिया। उनके लिए हिम्मत का मतलब ये नहीं था कि डर ही न लगे, नहीं। हिम्मत का असली मतलब था डर पर काबू पाना, उस पर जीत हासिल करना। देखिए, उनकी आज़ादी की समझ कैसे बदली। बचपन में उन्हें लगता था कि वो आज़ाद हैं, कहीं भी दौड़ना, तैरना। स्टूडेंट बने तो एहसास हुआ कि ये तो बस एक भ्रम है। फिर एक नौजवान के तौर पर वो बस अपनी जिंदगी जीने की एक बेसिक सम्मानजनक आज़ादी चाहते थे। लेकिन जब वो एक लीडर बने तो उनकी अपनी भूख उनके सभी लोगों की आज़ादी की एक बहुत बड़ी भूख बन गई। और इसी सफर में उन्हें एक बहुत ही गहरी बात समझ आई जिसने एक सवाल खड़ा किया।
जो दूसरों पर जुल्म करता है, क्या वो सच में आज़ाद है? तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो इंसान किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है, वो खुद भी आज़ाद नहीं होता। वो भी नफ़रत और पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे कैद एक कैदी ही होता है। मतलब जुल्म करने वाला और सहने वाला दोनों ही अपनी इंसानियत खो देते हैं।